डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज से, जहाँ पे आईटी नीट फाउंडेशन 11 12 सभी क्लासेस चलती हैं सभी सब्जेक्ट की सीक्वेंस से। इस वीडियो में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है और क्विक रिवीजन होने वाला है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर फिजिक्स में एक टॉपिक है इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी और फ्लूइड मैकेनिक्स। ये जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आते हैं। 3 टॉपिक, एक सेक्टर है पूरा, और ये तीनों टॉपिक मिला के नीट और जेई में आपको कंफर्म 3 क्वेश्चन मिलेगा। तो आज इलास्टिसिटी टॉपिक का क्विक रिवीजन होगा, बहुत फास्ट आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद बस आपको क्वेश्चन करना रहेगा और रिवीजन करने के बाद से आराम से आप 50 क्वेश्चन कर लीजिए, टॉपिक तैयार हो जाएगा और कंफर्म एक क्वेश्चन आपका जेई और नीट दोनों में फिक्स हो जाएगा। छोटा टॉपिक है, बहुत तेजी से इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। ढेर सारे बच्चे इलास्टिसिटी टॉपिक बिना पढ़े एग्जाम में चले जाते हैं, और अगर कंप्लीट पढ़ना हो इलास्टिसिटी तो डीपी सिंह क्लासेस के एप्लीकेशन से जुड़ करके उसमें आप इलास्टिसिटी टॉपिक सर्च कर लीजिए और ऑनलाइन उसको कंप्लीट आप रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और ये सब वीडियो इतने इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, इसमें क्विक रिवीजन, क्योंकि एग्जाम पीरियड चल रहा है, इसलिए ये वीडियो और भी अपने दोस्तों मित्रों में खूब शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं अच्छा लगे मेहनत करना और हम लोग मेहनत करें। बाकी ऑफलाइन क्लासेस प्रयागराज में चलती हैं, जो बच्चे यहाँ पर उपलब्ध हैं वो अपना ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं। जो लोग शहर में उपलब्ध नहीं हैं, बाहर किसी स्टेट में हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो वहाँ पे बैठ करके भी आप वीडियो रिकॉर्डेड कंप्लीट पढ़ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में कंप्लीट क्विक रिवीजन आपका होने वाला है। प्यारे बच्चों, खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये जो समय होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब एग्जामिनेशन पीरियड का आपका समय होता है। इस समय थोड़ा सा स्टूडेंट को डीमोटिवेशन होता है, टेंशन होता है थोड़ा मन में, लेकिन सब भूल करके अपना फ़र्ज़ पूरा कीजिए। क्या है आपका फ़र्ज़? पूरा कोर्स पढ़ना, रेगुलर रिवीजन करना, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, एक डायरेक्शन में बढ़िया से पढ़ाई करना और मेहनत करके अपने उद्देश्य को प्राप्त करना। मोटिवेट हमेशा रहिए, उद्देश्य को अपने देखिए, अपने टारगेट को देखिए, तो कभी मन में टेंशन आपको नहीं होगा। तो क्विक रिवीजन आपको मिलने वाला है इलास्टिसिटी टॉपिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। इलास्टिसिटी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि अगर किसी बॉडी पर, मैटर पर डिफॉर्मेशन फोर्स लगा दिया जाए तो वह बॉडी को डिफॉर्म कर देता है, लेकिन डिफॉर्मेशन फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हटा लेने पर बॉडी अपने को पुनः रीगेन कर लेता है। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। लेकिन अगर किसी बॉडी पे डिफॉर्मेशन फोर्स एक लिमिट से ज़्यादा लगा देंगे तो वो बॉडी हमेशा के लिए डिफॉर्म हो जाएगा, फिर अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा। दैट इज़ नोन एज इलास्टिक लिमिट। इसलिए इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट एक हुक्स लॉ का भी कॉन्सेप्ट है, और हुक्स लॉ में कहा जाता है कि अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसलिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, और उस रेशियो को इलास्टिसिटी कहा जाता है। इलास्टिसिटी प्यारे बच्चों 3 टाइप्स के होते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन के 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन चूंकि 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए इलास्टिसिटी भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी यंग्स मॉडुलस पे ज़्यादा होता है, उससे कम प्रोबेबिलिटी बल्क मॉडुलस पे होता है, और सबसे कम प्रोबेबिलिटी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे होता है। इसलिए यंग्स मॉडुलस पे आपको 10 से 15 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन जरूर कर लेने चाहिए। अपने असाइनमेंट में जो भी इलास्टिसिटी टॉपिक क्लास में पढ़ाया गया था, उसमें असाइनमेंट में ऑलरेडी एनसीईआरटी के 3 पेज के क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको उठाइए, उससे क्वेश्चन आप कर लीजिए। ये रिवीजन करने के बाद से टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा, कम इफोर्ट में आपका तैयार हो जाएगा, कम से कम समय में आपका तैयार हो जाएगा। बाकी अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं एप्लीकेशन से जुड़ करके, तो उसमें भी असाइनमेंट का कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी टॉपिक। इलास्टिसिटी में प्यारे बच्चों टर्म आता है स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेस का जो कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी इलास्टिक बॉडी पर जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, तो एक्सटर्नल फोर्स जब आप लगाते हो तो उस बॉडी में डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है, और जब उस बॉडी में प्यारे बच्चों डिफॉर्मेशन क्रिएट होता है तो वह इलास्टिसिटी की वजह से वह बॉडी अपने को रिस्टोर करने का, रीगेन करने का प्रयास करता है। तो कोई बॉडी अपने पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है, उसी को स्ट्रेस कहा जाता है।
स्ट्रेस का जो यूनिट डायमेंशन है वो प्रेशर का डायमेंशन होता है, प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल भी कहते हैं। तो स्ट्रेस क्या होता है प्यारे बच्चों? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो स्ट्रेस है, देखिए स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यह है स्ट्रेस। इसका जो यूनिट होगा आप देखिए ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा, इसी को पास्कल भी बोलते हैं। और स्ट्रेस का जो डायमेंशन होता है वह प्रेशर वाला डायमेंशन होता है ml-1 t-2, क्योंकि इसमें अगर हम फोर्स का डायमेंशन लिखें तो ml-t-2, देखो ये फोर्स हो गया, एरिया का डायमेंशन क्या हो गया? L स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करके देख लीजिए तो स्ट्रेस का डायमेंशन ml-1 t-2 आएगा। तो इस टॉपिक में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो चाहे स्ट्रेस हो, चाहे इलास्टिसिटी हो, चाहे यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सबका डायमेंशन प्रेशर का ही डायमेंशन होता है। किसी बॉडी में जो फोर्स लगाया जाता है डिपेंड करता है फोर्स किस तरह से लगा रहे हो, इस हिसाब से स्ट्रेस 3 टाइप्स के होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, उसके बाद से वॉल्यूम स्ट्रेस और फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। 3 टाइप के स्ट्रेस होते हैं। स्ट्रेन भी 3 टाइप के होते हैं, इसलिए इलास्टिसिटी भी 3 प्रकार की होती है। सब 3 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां से पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। जिसमें फर्स्ट बात करें तो ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? टेंसाइल स्ट्रेस। जैसे कोई रॉड अगर है, रॉड, रबर या वायर, उसमें जब हम लोग फोर्स लगाते हैं, लेंथ के एलांग फोर्स लगा कर जब इसको खींचते हैं तो ऐसे में इसके लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाता है। जो लेंथ में इंक्रीमेंट होता है उसको कहते हैं इलांगेशन। जब इलांगेशन क्रिएट होगा तो ऐसे कंडीशन में इसमें लेंथ बढ़ेगा, और जब लेंथ बढ़ेगा तो ये अपने को रिस्टोर करेगा ड्यू टू इलास्टिसिटी। तो जो लेंथ का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, उसी को बोलता है प्यारे बच्चों यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है? लेंथ के एलांग, है ना, लेंथ के एलांग लगने वाला फोर्स। तो जैसे अगर हम डायग्राम से इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट है, देखो रिजिड सपोर्ट, और यहाँ पर एक कोई वायर है जिसको आप रॉड कह सकते हो या वायर या रबर कह सकते हो। तो ये इसका ओरिजिनल लेंथ है प्यारे बच्चों कैपिटल L, देख रहे हो, ओरिजिनल लेंथ कैपिटल L है। लेकिन जब इसमें हम लोग यहाँ पर कोई फोर्स लगाते हैं, जब यहाँ पर हम कोई फोर्स लगा देंगे या कोई वेट सस्पेंड कर देंगे तो ऐसे में इसका जो लेंथ होगा वो थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा। अब लेंथ मान लो इंक्रीज करके यहाँ तक आ गया तो ये इसका इंक्रीमेंट इन लेंथ होता है। ये कब होगा? जब इसमें हम कोई क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। तो जो फोर्स लगाएंगे तो ये लेंथ इसका इंक्रीमेंट इन लेंथ कहलाता है, जिसको आप डेल्टा L से क्या कर सकते हैं? इंडिकेट कर सकते हैं। इसको कैपिटल L कह लीजिए, ये इसका ओरिजिनल लेंथ होता है, टोटल लेंथ होता है, और डेल्टा L इसका क्या होता है? इंक्रीमेंट इन लेंथ होता है। और यहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये क्या है? पूरा A है, यहाँ से यहाँ तक क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। इसमें जब हम लेंथ के अलांग फोर्स लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये जो रबर है या वायर है ये पतला हो जाएगा, होता है लेकिन इतना स्मॉल होता है कि यहाँ पर हम मान कर भी चल रहे हैं कि एरिया क्या बना हुआ है? कांस्टेंट बना हुआ है प्यारे बच्चों एरिया। लेकिन आगे चल करके जब हम लोग पॉइसन रेशियो इसी टॉपिक में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल 2 प्रकार के स्ट्रेन पढ़ते हैं। वहाँ पे हम लोग काउंट करके चलते हैं कि जब हम लेंथ के अलांग फोर्स लगाते हैं तो उसका डायमीटर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन यहाँ जब हम फोर्स लगाते हैं तो मान के चलना है कि एरिया क्या बना हुआ है? कॉन्स्टेंट। ये जो रॉड है इसका अपना कोई मास नहीं है, मासलेस है, भी ध्यान देना, क्योंकि अगर मास आप यूज कर लोगे ना रॉड का या रबर का या किसी वायर का तो अपने वेट की वजह से उसमें इलांगेशन क्रिएट हो जाता है, वो अलग कहानी होता है। इसको बोलते हैं इलांगेशन इन रबर और स्टील और वायर ड्यू टू ओन वेट। एक अलग क्वेश्चन है, अलग कहानी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ ये मासलेस होता है, लेंथ L है, फोर्स लगाने से इलांगेशन डेल्टा L क्रिएट हो रहा है।
तो जब आप फोर्स लगा रहे हो और फोर्स लगाना अगर बंद कर दो तो ऐसे में ये अपने को क्या करेगा, रीस्टोर करेगा। और जब रीस्टोर करेगा तो ऐसे कंडीशन में ये इस तरह से रिस्टोर जब करेगा तो इधर एक फोर्स लगाएगा, है ना, और ये फोर्स इसी के बराबर होगा जो आप फोर्स लगा रहे हो। तो यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है ये होता है प्यारे बच्चों अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। और यहाँ पे कोई ब्लॉक अगर सस्पेंड कर दो तो उस ब्लॉक का वेट हो जाएगा कितना, mg, और mg अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो जाएगा देखो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को टेंसाइल स्ट्रेस भी कहते हैं। मान लो नाम बदल करके आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना, टेंसाइल स्ट्रेस। डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ चुका है ना, ये सब जानना चाहिए। स्ट्रेस का लगभग हर जगह कहानी F अपान A का ही होता है। तो यह है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जिसमें लेंथ के अलांग फोर्स लगाने से वह जो रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा F अपान A। और ये कहाँ क्रिएट होता है, किसी वायर में, किसी रबर में या किसी रॉड में क्रिएट होता है। इसके बाद से अगर हम बात करते हैं तो वो होता है वॉल्यूम स्ट्रेस। इसके बाद से आता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो इसके बाद हम सेकंड बात करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस की। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं हम लोग सेकेंड टाइप का स्ट्रेस जिसको बोलता है वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस होता है गैस और लिक्विड में होता है, ये ध्यान दीजिएगा, जहां वॉल्यूम आप चेंज कर सकें। ठीक ना, तो वॉल्यूम स्ट्रेस का भी यही फॉर्मूला होगा F अपान A। तो सेकेंड वॉल्यूम स्ट्रेस वॉल्यूम स्ट्रेस को सोचिए और क्या कहते हैं। जब किसी जैसे कंटेनर में गैस रखा है या लिक्विड रखा है तो उसमें एक पिस्टन आप लगा दीजिए। पिस्टन क्या होता है ना कि एकदम एयर टाइट होता है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो इसमें नॉर्मल एक फोर्स लगाया जाता है। नॉर्मल फोर्स लगा करके वॉल्यूम को आप डिक्रीज कर सकते हैं उस लिक्विड या गैस का। इसलिए चूंकि नॉर्मल फोर्स लगाया जाता है इसलिए इसको बेटा नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस। तो जैसे लिक्विड पे आप क्या कर रहे हो, एक नॉर्मल फोर्स लगा रहे हो जिसमें लिक्विड कंप्रेस हो रहा है। और कंप्रेस होने के बाद अगर आप फोर्स हटा लो तो वो क्या करेगा, अपने इलास्टिसिटी की वजह से अपने को रीस्टोर करेगा, इनिशियल वॉल्यूम को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इसलिए यहाँ पे बेटा वॉल्यूम चेंज होता है। इसलिए इस वाले में जो स्ट्रेन होता है ना वो क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम। लेकिन जो स्ट्रेस होता है वो होता है नॉर्मल फोर्स अपान उस पिस्टन का एरिया। और डायग्राम बना के हम देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। और डायग्राम में यहाँ पे हम देख रहे हो एक हम बना रहे हैं, यहाँ पर एक कंटेनर है, सिलेंडर है, और यहाँ पर एक हम पिस्टन लगा दे रहे हैं। देख रहे हो पिस्टन एकदम एयर टाइट होता है और जितना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कंटेनर का होता है उतने ही एरिया का यहाँ एक ऐसे देखो पिस्टन लगा दिया है ना। ये पिस्टन ऊपर नीचे क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। इसको पिस्टन कहते हैं जिसका ऊपर से देखने पे जो एरिया है वो कितना है, A है, और इसके अंदर या तो गैस है या तो क्या है, लिक्विड है ना। ये इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम देख रहे हैं इनिशियल वॉल्यूम है, ये है लिक्विड और या तो गैस। ये इसका इनिशियल वॉल्यूम जो होगा वो V होगा। और उसके बाद से जब इसमें हम लोग नॉर्मल फोर्स लगाते हैं, देख रहे हो एक नॉर्मल फोर्स लगाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ फोर्स के स्थान पे क्या कर सकते हो, कोई ब्लॉक रख सकते हो m मास का। इसलिए इस प्रकार के वॉल्यूम स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस में भी F के स्थान पे mg आप कह सकते हो प्यारे बच्चों, अगर कोई ब्लॉक रख दो तो ऐसे में क्या होगा, ये इसको कंप्रेस करेगा तो इसको जो वॉल्यूम होगा ना वो V माइनस डेल्टा V हो जाएगा, यानी डेल्टा V वॉल्यूम इसका डिक्रीज कर जाएगा। और इसको इलास्टिसिटी का वजह से ये एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा और वह फोर्स इतना ही होगा जितना आप फोर्स यहाँ पर अप्लाइड किए हो। इसलिए ये जो स्ट्रेस होता है, ये जो वॉल्यूम स्ट्रेस, या इसको आप क्या कह सकते हो, नॉर्मल स्ट्रेस भी कह सकते हो, है ना। वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। और यहाँ पर भी F को आप क्या कह सकते हो, mg। लेकिन mg कब कहोगे, जब कोई ब्लॉक इस पर आप रख दोगे, ब्लॉक भी तो एक फोर्स क्रिएट करेगा अपन, इसका क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसको कह लीजिए बेटा नॉर्मल स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस। इसका भी यूनिट देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है।
दैट इज इसको भी आप पास्कल कह सकते हो और इसका भी डायमेंशन क्या है ml-1 t-2 इसका भी क्या है डायमेंशन है। लेकिन इस प्रकार का वॉल्यूम स्ट्रेस हमेशा लिक्विड या गैस में ही आप क्रिएट करा सकते हो। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किस में क्रिएट करा सकते हो, किसी वायर में, किसी रबर में या किसी रॉड में जहां पर लेंथ हो, क्योंकि लेंथ वहां चेंज होता है और यहाँ क्या चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। अच्छा, यहाँ का वॉल्यूम चेंजिंग कितने का है बताओ, इनिशियल वॉल्यूम v है और वॉल्यूम चेंजिंग डेल्टा v है, लेकिन क्या है माइनस है, क्योंकि वॉल्यूम क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, इसलिए हम चेंज इन वॉल्यूम जब यहाँ हम स्ट्रेन बताएंगे तो माइनस डेल्टा v लेके चलेंगे। इसके बाद से तीसरा आता है टेंजेंशियल स्ट्रेस, है ना, देख रहे हो टेंजेंशियल स्ट्रेस, जैसा नाम है वैसा ही देखो कॉन्सेप्ट है ना। टेंजेंशियल फोर्स यहाँ लगाया जाता है और यहाँ पर बॉडी में ना डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है, शेयर क्रिएट हो जाता है, इसलिए इसको शेयरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नॉर्मल टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस। हम डायग्राम बना करके उसको बताते हैं। जैसे ये एक कोई प्यारे बच्चों क्यूब है, देख रहे हो ये कोई क्यूब है और क्यूब में अगर हम देखें तो ये इसका नीचे बेस है ना, ये एक क्यूब है। थोड़ा सा इसको और सही से बनाते हैं, एक सेकेंड। एक डायग्राम बना के बताते हैं इसमें। यह है क्यूब, ओके, एकदम सॉलिड है, 3 डायमेंशनल है। यह इसका बेस है, बेस को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, बेस इधर नहीं जाएगा। और ये इसका देख रहे हो टॉप पॉइंट है, इसका टॉप पोर्शन है। ये टॉप पोर्शन का जो एरिया है वो कितना है, ए है। टॉप पोर्शन का एरिया बेटा ए है। इस पर जो फोर्स लगाया जा रहा है देखो, इस पे ऐसे एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया जा रहा है। कैसा फोर्स प्यारे बच्चों, टेंजेंशियल। टेंशन फोर्स लगाने से ना, चूंकि ये फिक्स कर दिए हो तो ये डिफॉर्म होकर थोड़ा आगे चला जाएगा, शेयर क्रिएट हो जाएगा, इसलिए इसको शेयरिंग स्ट्रेस कहते हैं। ये पोजीशन थोड़ा देखो यहाँ आ जाएगा ऐसे, और ये इस तरह से आगे थोड़ा निकल जाएगा। इसको यहाँ पर ला करके इससे मिला दो, इसको ला करके यहाँ पे प्यारे बच्चों इससे मिला दो, तो ये पोर्शन भी यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। और इसको बेटा यहाँ से यहाँ आप इसको मिला लो और इसको ऐसे करके और इसको मिला लो। सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा इसका यहाँ चला आया और ये वाला हिस्सा देखो यहाँ चला आया। तो इसको अगर बनावें तो ये इस तरह से बन रहा है। ये पोर्शन देखो यहाँ आ गया, तो इसको यहाँ मिला लें और इसको यहाँ मिला लें, देख रहे हो। तो बेस चूंकि फिक्स है तो ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा आगे चला गया, मतलब इसमें डिफॉर्मेशन क्रिएट हो गया। अगर ये फोर्स हटा लो तो ये अपने कोई इलास्टिसिटी की वजह से क्या करेगा, रिस्टोर करेगा। लेकिन कौन सा फोर्स है बेटा, टेंजेंशियल फोर्स, और कितने एरिया पे, ए एरिया पे। इसलिए जो टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है या इसको शेयरिंग स्ट्रेस कहते हैं, ये भी क्या होगा, अप्लाइड फोर्स अपान एरिया, और इसका भी होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट, दैट इज क्या होगा, पास्कल। इसका भी डायमेंशन कितना होगा, ml-1 t-2, इसका भी क्या होगा, डायमेंशन होगा। अब आप कहोगे क्या यहाँ F के स्थान पे mg नहीं लगा सकते, तो देखा जाए तो mg आप नहीं यहाँ अप्लाई कर सकते, क्योंकि इस डायरेक्शन कोई वेट आप नहीं लगा सकते। लेकिन मान लो इसी ब्लॉक को एक वाल पर आप ये वाले बेस को ऐसे फिक्स कर दो और ये वाला पोर्शन देखो, टॉप पोर्शन अब इधर आ गया और यहीं पे एक वेट नीचे सस्पेंड करा दो, तो वो भी तो शेयरिंग क्रिएट करा देगा। इसलिए आवश्यकता पड़ने पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है जिसमें कि एक ब्लॉक को वाल पे फिक्स करके आउटर वाले पोर्शन पर, टॉप पोर्शन पे एक वेट नीचे लटका दिया है, तो यहाँ भी आप mg कह सकते हो आवश्यकता पड़ने पर। लेकिन जनरली mg नॉर्मल स्ट्रेस में यूज कराता है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में यूज कराता है। अब आप देख रहे हो प्यारे बच्चों कि आप जब फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी में क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, उसका डायमेंशन चेंज हो जा रहा है। तो चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन का जो रेशियो होता है वो स्ट्रेन कहलाता है ना। स्ट्रेन यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। तो अब जब स्ट्रेस आप पढ़ते हो तो इसके बाद से आता है कॉन्सेप्ट किसका, स्ट्रेन का। ये कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रेन का, और स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा, उस बॉडी का चेंज इन डायमेंशन, बॉडी में जो डायमेंशन चेंज हो रहा है और ओरिजिनल डायमेंशन का रेशियो, है ना, ओरिजिनल
डायमेंशन का रेशियो ये कहलाता है स्ट्रेन, है ना। अब ये क्या होगा, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होगा। इसका डायमेंशन अगर कहा जाए तो m0 L0 T0 होगा। अब देखो स्ट्रेन क्या है, इलास्टिसिटी टॉपिक का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब यूनिट डायमेंशन पढ़ते हो तो यूनिट डायमेंशन में खूब आता है स्ट्रेस का डायमेंशन लिखने के लिए, स्ट्रेन का डायमेंशन लिखने के लिए। स्ट्रेन का डायमेंशन नीचे दिए हुए ऑप्शन में किसके इक्वल है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो स्ट्रेन डायमेंशनलेस है तो एंगल दे देता है एक ऑप्शन में, सॉलिड एंगल दे देता है। ये सब क्या होता है, डायमेंशनलेस होते हैं। इससे कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। अब बिकॉज स्ट्रेस आर 3 टाइप्स, देयरफॉर स्ट्रेन आर आल्सो 3 टाइप्स, है ना। तो स्ट्रेन आर 3 टाइप्स। पहला कौन सा स्ट्रेन बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, है ना। ये होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है ये चेंज इन डायमेंशन में क्या होगा, रॉड में आप एक फोर्स लगा रहे हो तो रॉड का जो लेंथ इंक्रीमेंट है अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना, देख रहे हो, डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल, ये क्या कहलाता है बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहलाता है। इंक्रीमेंट इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहलाएगा। ये किसी रॉड, रबर या किसी वायर में क्रिएट आप करा पाओगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसके बाद से बात करते हैं सेकेंड, वॉल्यूम और नॉर्मल स्ट्रेन। तो अभी हमने एक सिलेंडर बना करके इसका हमने कॉन्सेप्ट समझाया था। तो ऐसे कंडीशन में उसमें क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी कह दो, और चूंकि डिक्रीमेंट होता है इसलिए माइनस लगा दो, और ओरिजिनल वॉल्यूम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये देखो आ गया वॉल्यूम स्ट्रेन, ओके, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। इसके बाद से तीसरा जो कॉन्सेप्ट आता है ना, तीसरा कॉन्सेप्ट है टेंजेंशियल स्ट्रेन, और बताया ना हमें अभी शेयरिंग स्ट्रेन भी इसको बोलते हैं, देखो शेयरिंग स्ट्रेन। तो ये किसके बराबर होता है, आइए डायग्राम से देखिए। डायग्राम अभी मैंने जो क्यू का डायग्राम बनाया था, आइए देखिए यहाँ से। इसमें क्या है कि ये लेंथ देखो इसका एल है, और जब इसमें आपने या यही लेंथ एल देख लो, जब इसमें फोर्स लगाया तो ये पोर्शन यहाँ चला गया, तो डेल्टा एल में लेंथ में इसमें क्या आ गया, चेंजिंग आ गया, और इस एंगल को क्या कहते हैं, फाई बोल देते हैं। तो इसमें भी डेल्टा एल अपॉन एल ये शेयरिंग स्ट्रेन कहलाता है ना, क्या कहेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल। और ये आप डायग्राम में देखिए कि डायग्राम में इस तरह से आया था, है ना, ये पोर्शन इधर चला गया था, ये पोर्शन ऐसे था, ये था कैपिटल एल, और ये क्या था, डेल्टा एल, और ये एंगल क्या है, फाई। तो यहाँ से अगर tan फाई आप निकालिए तो देखो tan फाई इज इक्वल टू कितना आएगा, tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन कितना आ गया, बेस। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू tan फाई आ गया, इसको आप tan फाई कह सकते हैं। लेकिन ये सब एंगल वेरी स्मॉल एंगल होते हैं, और वेरी स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, इसलिए इसको आप केवल फाई भी कह सकते हैं। क्योंकि वेरी स्मॉल एंगल के लिए जो tan फाई होगा कि उसको केवल फाई कहा जा सकता है। तो ये कहलाता है प्यारे बच्चों टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेन, ओके। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 3 प्रकार का स्ट्रेस है और 3 प्रकार का क्या है, स्ट्रेन है। लेकिन इसके बाद से अगर हम लोग हुक्स लॉ की बात करें, कौन सा लॉ, हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या होता है, अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन अंडर इलास्टिक लिमिट, ये नहीं कि इतना ज़्यादा फोर्स लगा लो कि वो हमेशा के लिए बॉडी डिफॉर्म हो जाए। इसलिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट को इलास्टिसिटी ई कहा जाता है। ई क्या है, इलास्टिसिटी है, ध्यान देना, ई इलास्टिसिटी है प्यारे बच्चों। और यहाँ से अगर इलास्टिसिटी का आप डायमेंशन देखिए तो ये भी स्ट्रेस का डायमेंशन होगा, क्योंकि स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, इसलिए ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ये भी क्या होगा, पास्कल होगा, और इसका भी डायमेंशन कितना होगा, ml-1 t-2, इसका भी डायमेंशन होगा। किसी भी मैटर का जो इलास्टिसिटी होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से इलास्टिसिटी क्या होता है, कम होता है। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इलास्टिसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है
वो इलास्टिसिटी है। अब चूंकि स्ट्रेस 3 प्रकार का है, स्ट्रेन भी 3 प्रकार का है, इसलिए इलास्टिसिटी भी कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चों? 3 प्रकार का इलास्टिसिटी होता है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी आर 3 टाइप्स, है ना, जिसमें हम पहला बात करते हैं यंग्स मॉडुलस। यह यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस को वाई से इंडिकेट करते हैं। और सेकंड होता है बल्क मॉडुलस। देखो बल्क मॉडुलस, इसको बी अथवा के से इंडिकेट करते हैं। और तीसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और इसको ईटा से इंडिकेट करते हैं। देख रहे हो? तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं यंग्स मॉडुलस का, तो यंग्स मॉडुलस प्यारे बच्चों जो वाई होगा, यंग्स मॉडुलस सोचो क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? एफ अपॉन ए। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल। इससे आप हमेशा याद रख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं याद रख सकते लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा याद रख सकते हैं। तो एफ कैपिटल एल ऊपर चला गया, नीचे एरिया रह गया, डेल्टा एल रह गया। और अगर किसी वायर में, रबर में, रॉड में ऊपर उसको रिजिड सपोर्ट से बांध करके नीचे कोई ब्लॉक mg वेट लटका दीजिए, तो एफ के स्थान पे आप यहाँ mg कह सकते हैं इंटू ओरिजिनल लेंथ कह सकते हैं। एरिया को अगर प्रोसेसिंग एरिया उस वायर का या रॉड का सर्कुलर है, इसको पाई आर स्क्वायर इंटू इलांगेशन डेल्टा एल कह सकते हैं। तो इस तरह से ये यंग्स मॉडुलस का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी में खूब ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे और इसी पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए तो इसका भी यूनिट क्या है? देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसको आप पास्कल कह सकते हैं, है ना। इसका जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा? ml-1 t-2 इसका क्या होगा? डायमेंशन होगा। और अगर आप टेम्परेचर क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, है ना, तो जो मटेरियल का यंग्स मॉडुलस होगा वो क्या होगा? घटेगा। यंग्स मॉडुलस जो होता है स्टील का वो ज़्यादा होता है किससे? रबर से, है ना, रबर से ज़्यादा होता है स्टील का यंग्स मॉडुलस, है ना। तो ये यंग्स मॉडुलस का इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। इस पे कम से कम 5 से 7 10 क्वेश्चन जरूर यंग्स मॉडुलस पे सॉल्व करना चाहिए। असाइनमेंट उठाइए उससे क्वेश्चन कर लीजिए, एनसीईआरटी उठाइए उससे क्वेश्चन कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में फट से मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इलास्टिसिटी का यही है, यंग्स मॉडुलस। जब आप यूनिट डायमेंशन टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पे यंग्स मॉडुलस पे परसेंटेज एरर के खूब ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसी फॉर्मूले पे वहाँ भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं परफेक्टली रिजिड बॉडी का, ऐसा बॉडी जो परफेक्टली रिजिड हो, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है उसका यंग्स मॉडुलस कितना होगा? तो परफेक्टली रिजिड जो बॉडी होता है उसमें फोर्स लगाने से आप डेल्टा एल क्रिएट नहीं करा पाओगे, इलांगेशन नहीं क्रिएट कर पाओगे। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी का डेल्टा एल 0 होने के कारण समथिंग अपॉन 0 बराबर क्या होगा? इनफाइनाइट। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी का यंग्स मॉडुलस कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। सेकंड बात करते हैं बल्क मॉडुलस। ओके, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस को बी से इंडिकेट कर लो चाहे के से इंडिकेट कर लो प्यारे बच्चों। और ये होगा वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, है ना, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन आप कह सकते हो। तो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या था? एफ अपॉन ए अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है? माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। और ये जो होता है ना एफ अपॉन ए, हमने अभी पिस्टन सिलेंडर बना करके पिस्टन लगाया था, पिस्टन में फोर्स लगाया था, तो वह जो फोर्स पॉइंट एरिया जब लगाया जाता है ना तो वह उस पूरे लिक्विड पर, गैस पर प्रेशर इंडिकेट करता है, क्योंकि एफ अपॉन ए प्रेशर होता है। तो ये जो फोर्स लगाया जाता है ना एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एफ अपॉन ए को यहाँ पे डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी भी आप यहाँ पर कह सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी तक में झमाझम इस पे क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया है। तो यहाँ पर भी देखें तो इसका जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है, इसको पास्कल भी आप कह सकते हो।
इसका भी जो डायमेंशन है वो ml-1 और क्या है T-2 यहाँ पर है। जो परफेक्टली रिजिड बॉडी होता है उसमें भी आप वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। तो परफेक्टली जो रिजिड बॉडी होते हैं उनका बल्क मॉडुलस जो होगा, क्योंकि आप डेल्टा वी क्रिएट नहीं करा पाओगे, ऐसे कंडीशन में जो बल्क मॉडुलस होगा परफेक्टली रिजिड बॉडी का वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वॉल्यूम आप चेंज कर नहीं पाओगे। जब वॉल्यूम चेंज नहीं कर पाओगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो डेल्टा पी अपॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तीसरा कंडीशन आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको ईटा से इंडिकेट करते हैं। और इसमें भी आप क्या कीजिए, टेंजेंशियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेन का रेशियो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या था, F अपॉन A, और टेंजेंशियल स्ट्रेन क्या था, डेल्टा L अपॉन कैपिटल L। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए F अपॉन A और डेल्टा L अपॉन कैपिटल L को पेज पलट के देखिएगा तो फाई से इंडिकेट करते हैं। तो ये हो गया क्या, ईटा। ईटा के बस जो यूनिट है ये कितना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी क्या होगा बेटा, पास्कल। इसका भी डायमेंशन कितना होगा, प्रेशर वाला डायमेंशन ml-1 T-2। जो परफेक्टली रिजिड बॉडी होता है उसका अगर ईटा हम देखें परफेक्टली रिजिड बॉडी का, तो परफेक्टली रिजिड बॉडी में आप डेल्टा एल क्रिएट नहीं करा पाओगे, इसलिए ये ईटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, परफेक्टली रिजिड बॉडी का इनफाइनाइट हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हो कि जो तीनों प्रकार का इलास्टिसिटी है ये किससे प्राप्त हो गया, हुक्स लॉ से। हुक्स लॉ का एक लिमिट होता है, अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देयरफॉर बिकॉज स्ट्रेस आर 3 टाइप्स एंड स्ट्रेन आर आल्सो 3 टाइप्स, हेंस इलास्टिसिटी आर आल्सो 3 टाइप्स। कौन कौन, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसमें यंग्स मॉडुलस पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा होंगे। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहां पर देखते हैं, है ना। जैसे कोई बॉडी, कोई रॉड है ना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट, और ये आता है कंप्रेसिबिलिटी। क्या आता है, कंप्रेसिबिलिटी। जो कंप्रेसिबिलिटी होता है इसको आप सी से इंडिकेट कर सकते हो, और जो कंप्रेसिबिलिटी होता है इस पे अगर क्वेश्चन आपको आ जाए तो अगर फॉर्मूला ना याद आवे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है। देख रहे हो, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल कर दो तो कंप्रेसिबिलिटी आ जाता है। और बल्क मॉडुलस जो होता है ये अभी आप पढ़े हो, डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, उसी को इनवर्स कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा वी सॉरी माइनस डेल्टा वी अपॉन वी अपॉन डेल्टा पी। देख रहे, इसी को पलट दो तो ये हो जाता है क्या, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का जो डायमेंशन है वो बल्क मॉडुलस का जस्ट इनवर्स होगा, यानी इसका जो यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, इसका यूनिट हो जाएगा, जिसको पास्कल इनवर्स भी आप कह सकते हो। और जो इसका डायमेंशन होता है ml-1 T-2, तो ये m-1 हो जाएगा, l हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, T²। ये कंप्रेसिबिलिटी का डायमेंशन हो जाएगा। तो कभी भी कंप्रेसिबिलिटी का क्वेश्चन आपके सामने अगर आ जाए तो आप चाहो कि हम कंप्रेसिबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें तो नहीं याद रख पाओगे। बल्क मॉडुलस का याद रखो, ये मन में रखो कि जो कंप्रेसिबिलिटी होता है बल्क मॉडुलस का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो आपका कंप्रेसिबिलिटी का भी क्वेश्चन हमेशा क्या रहेगा, तैयार रहेगा। इसके बाद से अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है खूब आप क्वेश्चन कीजिएगा, मिलेगा। जैसे कोई क्या करता है ना कि लिक्विड कॉलम दे देता है, समुद्र की बात करेगा, नदी की बात करेगा, ओशियन की बात करेगा, झील की बात करेगा, इसमें बहुत ज़्यादा वाटर है। अब उसके डेप्थ पे आप जाइए तो प्रेशर क्या होता जाएगा, लिक्विड कॉलम का बढ़ता चला जाएगा। और लिक्विड कॉलम का जब प्रेशर बढ़ता चलेगा तो कोई रबर का बॉडी है या स्टील का बॉडी है, उसको अगर नीचे ले जाओ तो वो क्या होगा ना, कंप्रेस हो जाएगा प्रेशर के वजह से। तो कहता है कितने का कंप्रेशन क्रिएट होगा, फ्रैक्शनल कंप्रेशन कितने का क्रिएट होगा, वॉल्यूम कितना चेंजिंग आ जाएगा, या परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, इस पर खूब क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इसमें थोड़ा सा हाइड्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है। तो कोई वाटर है, वाटर कॉलम है, लिक्विड कॉलम है, उसके बॉटम पे किसी बॉडी को अगर रख दिया तो उसमें कितना वॉल्यूम में चेंजिंग आएगा, फ्रैक्शनल चेंजिंग कितना आएगा, ये अगर फाइंड करना है तो ऐसे कंडीशन में आप बल्क मॉडुलस का यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए। बल्क मॉडुलस इक्वल टू अभी आप पढ़े चेंज इन प्रेशर अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन क्या, वी यूज कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए माइनस डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपॉन कितना आ गया, बल्क मॉडुलस आ गया। तो यहाँ से अगर हम नेक्स्ट पेज पर देखें तो
तो माइनस डेल्टा वी अगर फाइंड करें, यानी वॉल्यूम में चेंजिंग, कोई बॉडी अगर लिक्विड के अंदर जा रहा है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला जा रहा है, तो लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर होता है उसके वजह से वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हो जाता है। तो माइनस इंडिकेट करता है डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम। तो डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम अगर देखें अभी पिछले पेज में, तो देखिए यहाँ से माइनस डेल्टा वी निकालना हो तो डेल्टा पी अपॉन बी लिख करके वॉल्यूम से इधर क्या कर दीजिए, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा देखिए डेल्टा पी अपॉन बी इंटू क्या आ गया, ओरिजिनल वॉल्यूम। देख रहे हो? आओ फिर से देखो, यहाँ पर क्या है, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी बराबर डेल्टा पी अपॉन बी। तो अगर वॉल्यूम में चेंजिंग निकालना है तो वॉल्यूम ये इधर आ गया, तो इस तरह से यहाँ से आप देख सकते हो। तो आओ मेन कहानी जो हम बताना चाह रहे हैं उस पर ध्यान दो। क्या हम बताना चाह रहे हैं, मतलब अगर वॉल्यूम में चेंजिंग आपको चाहिए, कितने का वॉल्यूम चेंज हुआ, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, यही डेल्टा पी को आप लिक्विड कॉलम का प्रेशर रखिए। लिक्विड कॉलम का प्रेशर जो होता है रो जी एच होता है, रो जी एच। रो उस लिक्विड की डेंसिटी है, जी ग्रेविटी है और एच क्या है, लिक्विड कॉलम की हाइट है। इसको लिख दीजिए रो जी एच अपॉन बल्क मॉडुलस इनटू इनिशियल वॉल्यूम। चाहे ऐसे भी कह सकते हो कि 1 अपॉन बी को कंप्रेसिबिलिटी कह सकते हो, तो रो जी एच इंटू कंप्रेसिबिलिटी इंटू देखो ओरिजिनल वॉल्यूम। फिर अगर फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम चाहिए तो यहाँ से आप क्या करो, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। और यहाँ से देखो रो जी एच अपॉन बल्क मॉडुलस आ जाएगा। परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम देखना चाहते हो तो माइनस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू रो जी एच अपॉन बी इंटू 100। तो इस कॉन्सेप्ट पर एकदम आसान कॉन्सेप्ट यह है, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बल्क मॉडुलस पे इसी टाइप पे ज़्यादा होते हैं। एनसीईआरटी से 2-4 क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा, अपने असाइनमेंट में क्वेश्चन मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक में आप देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। 2-3 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो ये तैयार रहता है। क्या खास बात देना है, देखना है यहाँ पर डेल्टा पी का आसान पर रो जी एच आपको क्या करना है, यूज करना है। इसके बाद से अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखें तो जैसे कोई मान लो हमने क्या कहा, यंग्स मॉडुलस पढ़ते समय, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस पढ़ते समय कोई रॉड है उसको अगर सस्पेंड कर दिए हैं, तो सस्पेंड करने के बाद से अगर उसमें हमको इलांगेशन देखना है तो हम रॉड का मास क्या माने थे, मासलेस माने थे। लेकिन अगर रॉड में अपना मास होना और उसको आप किसी रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड कर दो तो उसका वेट नीचे लगेगा, रॉड का अपना वेट, और अपने वेट की वजह से उसमें इलांगेशन क्रिएट हो जाएगा और उसी को बोलते हैं elongation produced in a rod or wire or rubber due to own weight। अब इस पे जब क्वेश्चन आएगा तो आप एक मिस्टेक करोगे, वही ध्यान दो, और वही मिस्टेक अगर आप नहीं करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा क्लियर और क्वेश्चन आपका क्लियरली क्या होगा, सॉल्व होगा। इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है, भाई रिजिड सपोर्ट से तो बांधना तो पड़ेगा ही, कोई भी अगर बॉडी है, और ये एक रॉड है और इस रॉड का अपना एक वेट है प्यारे बच्चों, है ना, रॉड का अपना एक वेट है। कोई हम अलग से कोई फोर्स नहीं इसमें लगा रहे हैं, नीचे कोई वेट अलग से सस्पेंड नहीं कर रहे हैं। ये एक रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, यंग्स मॉडुलस वाई है, लेंथ कितना एल है और इसका मास कितना है, एम अपना मास है। तो ये जो इसका अपना मास होगा, आप खुद सोचो कि इसका जो अपना मास होगा वो मास, अगर इसका लेंथ एल है, देखो ओरिजिनल लेंथ कितना है इसका, अगर एल है तो इसका जो वेट काम करेगा, अपना वेट यहाँ ना काम करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इसका वेट काम करेगा कितना, mg। कितने पर, रिजिड सपोर्ट से L/2 पे इसका वेट काम करेगा, जिससे कि इसमें क्या होगा, इलांगेशन क्रिएट हो जाएगा। और अपने वेट के द्वारा अगर इलांगेशन निकालना है तो वेट को इसके सेंटर ग्रेविटी पे दिखाओ, L/2 पर दिखाओ, और उसके बाद से इसमें इलांगेशन आप क्या कर लो प्यारे बच्चों, फाइंड कर लो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी पढ़े हो ना यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ इंटू यहाँ पर क्या एल, तो एल के स्थान पे कैपिटल एल ना यूज करके देखो L/2 यही बस यूज कर लेना है, अपॉन एरिया इंटू क्या आ जाएगा, इलांगेशन। और यहाँ से अगर इलांगेशन फाइंड करना है तो इलांगेशन इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन 2ay।
तो ये इलांगेशन किसके वजह से आ गया, अपने वेट के वजह से आ गया। और अगर नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे वेट सस्पेंड करते तो ये जो फॉर्मूला आता है यहीं 2 नहीं रहता। इसका मतलब जब अपने वेट के द्वारा इलांगेशन निकाला जाता है तो फॉर्मूले में नीचे 2 आ जाता है। तो एग्जाम में पहचानने का बड़ा अच्छा तरीका है कि अगर अपने वेट के द्वारा इलांगेशन अगर क्वेश्चन में आ गया निकालने के लिए और ऑप्शन 4 ऑप्शन दिख रहा है, आपको ध्यान नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो उस ऑप्शन को चूज कीजिए नीचे जहां पे 2 दिया हो डिनोमिनेटर में, तो क्वेश्चन आपका क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद से वेरी इंपॉर्टेंट एक जो कॉन्सेप्ट आता है जो कई बार एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जाम में आने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है, और वो क्या है कि कोई रबर है या वायर है, उसको स्ट्रेचिंग करने में कितना वर्क करना पड़ता है। कोई वायर को अगर आप खींचो तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क करना पड़ता है। जो वर्क जो होगा वह पूछता है कि कितना होगा, और वही वर्डन उसमें पोर्शन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। किसके फॉर्म में बेटा, पोर्शन एनर्जी के फॉर्म में। तो किसी वायर को स्ट्रेच करने में कितना वर्क करना पड़ता है, तो जो वर्कडन होता है और जो स्टोर्ड पोर्शन एनर्जी होता है, सब एक ही कहानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला जल्दी किसी को याद नहीं रहता। ये होता है हाफ इंटू अप्लाइड फोर्स इंटू इलांगेशन। देख लो कितना छोटा फार्मूला है, जिंदगी बनाने वाला फार्मूला, एन मौके पे याद न आने वाला फार्मूला, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। इसका यूनिट क्या होगा, जूल इसका यूनिट होगा। इसमें अगर बाई चांस एफ के आसम कोई वेट अगर सस्पेंड कर दे तो mg लिख दो, इंटू इलांगेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन दैट वायर आ जाता है, या आप कह सकते हो कि वर्कडन आ जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद से अगर हम लोग इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दें, वर्कडन इक्वल टू स्टोर्ड एनर्जी, तो इसको स्ट्रेस और स्ट्रेन में अगर कन्वर्ट कर दें तो यह आ जाता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, वही फार्मूला अभी जो फार्मूला लिखे हैं, और इंटू उस रॉड का टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट रॉड। तो ये फार्मूला देखो इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। अभी जो फार्मूला लिखे हैं उसको अगर रीअरेंज करें तो ये फार्मूला हम लोग को मिल जाएगा, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन और भी तो आपका सॉल्व हो रहा है। देखो वर्कडन पर यूनिट वॉल्यूम से आप यहाँ ला करके डिवाइड कर दो, दैट इज स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी कहलाता है। स्मॉल यू से इसको इंडिकेट करते हैं, क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी। इसका जो यूनिट आएगा जूल पर मीटर क्यूब होगा, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, क्योंकि वॉल्यूम तो इधर आ गया ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और इसका जो यूनिट होगा ये होगा जूल पर मीटर क्यूब। इसी को अगर हम लोग और ज़्यादा रीअरेंज करें, मतलब यहाँ पर हम क्या करें, स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और स्ट्रेस से डिवाइड कर दें, तो यही फार्मूला स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का वर्कडन पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये आ जाता है हाफ इंटू स्ट्रेस का, देखो स्ट्रेस का स्क्वायर अपान नीचे 2 रहेगा, और यहाँ आता है यंग्स मॉडुलस। उसी को बस कन्वर्ट करते जाओ तो ये फार्मूला मिलता चला जाता है। क्या कहेंगे, यंग्स मॉडुलस। इस तरह से स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये आ गया स्ट्रेस का स्क्वायर अपान 2 इंटू यंग्स मॉडुलस। ये भी खूब एग्जाम में आता है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर मीटर क्यूब इसका यूनिट हो जाएगा। तो वर्कडन, स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वर्कडन पर यूनिट वॉल्यूम, ये 3 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो एक ही फार्मूले से सब डेवलप होते हैं। छोटा सा फार्मूला है वर्कडन का, हाफ इंटू अप्लाइड फोर्स इंटू इलांगेशन से ये आप फार्मूला याद कर सकते हैं। इसके बाद से आता है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्मल स्ट्रेस। देख रहे हो, थर्मल स्ट्रेस का फार्मूला। थर्मल स्ट्रेस को एसटी से इंडिकेट आप कर सकते हो। थर्मल स्ट्रेस का मतलब जैसे एक रॉड है जिसको हम बीम कह सकते हैं,
दो रिजिड सपोर्ट में दोनों तरफ से सपोर्टेड कर दो, उसके बाद से रॉड का टेम्परेचर अगर इंक्रीज कराओ। नॉर्मली देखा जाए तो मौसम के परिवर्तन के वजह से भी टेम्परेचर चेंज होता रहता है। गर्मी के सीजन में टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है, तो कोई रॉड अगर है ना दो सपोर्ट के बीच में लगा है तो उसमें थोड़ा सा इलांगेशन क्रिएट हो जाता है, लीनियर एक्सपेंशन हो जाता है टेम्परेचर वेरिएशन के कारण। इसलिए इसमें क्या होता है कि वह जो रॉड होता है दोनों सपोर्ट पे फोर्स लगाता है, तो सपोर्ट भी उस पर एक फोर्स लगाता है। तो जो थर्मल स्ट्रेस की वजह से, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है वो पर यूनिट एरिया में जितना क्रिएट होगा वही थर्मल स्ट्रेस होगा। थर्मल स्ट्रेस भी F अपॉन एरिया ही होता है, लेकिन ये टेम्परेचर वेरिएशन के कारण होता है। आइए एक डायग्राम बना करके इसको हम बताते हैं। इधर रिजिड सपोर्ट है, इधर भी रिजिड सपोर्ट है, इसी के बीच एक रॉड सपोर्टेड है ना। ये एक रॉड है प्यारे बच्चों, इसी के बीच सपोर्टेड है, ये इसका ओरिजिनल लेंथ है, ये एक रॉड है। आइए इसको थोड़ा और सही से बनाते हैं। एक रिजिड रॉड है पूरा, इसलिए एकदम रिजिड बना दे रहे हैं। तो बन गया रॉड जिसमें कि एक्सपेंशन क्रिएट हो सके। तो ये एक रॉड है, ओके। अब इसका क्या है, लेंथ L है, यंग्स मॉडुलस Y है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, अल्फा उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है रॉड मटेरियल की, और टेम्परेचर इंक्रीमेंट कितने का है, डेल्टा थीटा का टेम्परेचर इंक्रीमेंट है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीमेंट होगा तो लीनियर एक्सपेंशन होने के कारण इसमें ना लेंथ बढ़ेगा। जब लेंथ बढ़ेगा तो ये इधर एक फोर्स ऐसे क्रिएट करेगा, जो फोर्स क्रिएट करेगा तो ये सपोर्ट भी इस पे इधर से एक फोर्स लगाएगा, जितना ये क्रिएट कर रहा है वही फोर्स इधर भी क्रिएट होगा, इधर से फोर्स लगेगा। तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A है ना, इस एरिया पे कितना फोर्स क्रिएट हो रहा है, दैट इज नोन एज थर्मल स्ट्रेस। तो जो थर्मल स्ट्रेस होता है ये भी होता है टेम्परेचर वेरिएशन के कारण फोर्स क्रिएट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है रॉड का यंग्स मॉडुलस इनटू अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू डेल्टा थीटा टेम्परेचर इंक्रीमेंट। देख रहे हो कितना आसान फॉर्मूला है, जो भी वैल्यू इसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। अच्छा देखा जाए तो इसी फॉर्मूले पर इस वर्ष 2024 में नीट एग्जाम में एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था। यंग्स मॉडुलस दे दिया था, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इस रॉड मटेरियल का दे दिया था, टेम्परेचर इंक्रीमेंट दे दिया था, और उसमें F पूछ रहा था। तो एरिया से भी इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अगर थर्मल स्ट्रेस की वजह से फोर्स निकालना चाहते हो तो यंग्स मॉडुलस इंटू अल्फा इंटू टेम्परेचर इंक्रीमेंट इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो न्यूटन में ये फोर्स आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आसान है। हाँ एक बात और बता दें, मान लो इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, आया ही था, कई बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए थे, लेकिन जो कभी भी सुने थे, पढ़े थे, कंप्लीट कोर्स पढ़े थे, उनके लिए बहुत आसान था। तो कुछ ना समझ में आए इसका फॉर्मूला, तो जितना वैल्यू दिया है सबका क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हाँ एक बात का और ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इस पे करते समय जो डेल्टा थीटा होता है टेम्परेचर चेंजिंग, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। सेल्सियस में दिया होगा तो केल्विन बदलने लगोगे, केल्विन दिया होगा तो सेल्सियस बदलने लगोगे। कुछ ना करना, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीमेंट है और टेम्परेचर इंक्रीमेंट सेल्सियस केल्विन दोनों पे क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। ध्यान से सुनो, जैसे दिया हो वैसे ऐसे उठा के सीधे रख देना, अल्फा रख देना, यंग्स मॉडुलस रख देना, फट से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व। इस पे भी एनसीईआरटी में 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, अपने असाइनमेंट में भी है। और अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अपने ऐप पे जुड़ करके डीपी सिंह क्लासेस के, तो उसमें पीडीएफ के फॉर्म में असाइनमेंट दिया गया है, जिसमें शुरू में एनसीईआरटी के खूब झमाझम क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद से अगर हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या करें, ग्राफ प्लॉट करें स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो एकदम आसान ग्राफ इसका होता है, और इससे भी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन डेवलप होते हैं, है ना। और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं स्ट्रेस, क्या लिखने वाले हैं, स्ट्रेस, और इधर क्या लिखने वाले हैं, स्ट्रेन। यह है ओरिजिन। तो इसमें जैसे कोई वायर है, रॉड है, उसको रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड कर दो, और उसके बॉटम वाले एंड पर एक वेट सस्पेंड कर दो, कोई फोर्स लगा दो, कोई ब्लॉक सस्पेंड कर दो, तो आप देखोगे कि वायर में थोड़ा सा इलांगेशन क्रिएट हो जाएगा, और वह फोर्स अगर एक्सटर्नल हटा लो तो वह अपने बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को, वह मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करने का प्रयास करेगा। और थोड़ा फोर्स बढ़ा दो
तो फिर फोर्स हटा लो तो फिर अपने को रिगेन कर लेगा, थोड़ा और फोर्स बढ़ा दो फिर रिगेन कर लेगा। यानी जब तक वो रिगेन कर रहा है तब तक इसमें क्या होगा, जो ग्राफ होगा वह स्ट्रेट लाइन चलेगा, मतलब हुक्स लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। इसलिए ग्राफ बनाते समय क्या होता है, शुरू में जो ग्राफ आता है ये स्ट्रेट लाइन आता है, और जब तक ये स्ट्रेट लाइन आता है तब तक स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन आगे तक नहीं आएगा, यहीं तक आके समाप्त हो जाएगा। तो ये जो ए पॉइंट होता है जहाँ पर कि ये स्ट्रेट लाइन बना रहता है, इसके बाद से कर्वनेस आ जाएगा, इसलिए ए को प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहते हैं। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट का मतलब जहां प्रोपोर्शनलिटी समाप्त हो रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां पर अब आके समाप्त हो जाएगा। लेकिन ओ से ए तक जो ग्राफ आया है उस वायर या मटेरियल पे एक्सटर्नल जो फोर्स लग रहा है उसको हटा लीजिए, तो वह बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को जैसे था वैसे ही वह रिगेन कर लेता है। यानी ओ से ए तक ये क्या कर रहा है, अपने हुक्स लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। लेकिन इसके बाद से ग्राफ में बेटा इससे थोड़ा कर्वनेस आ जाता है, ये ग्राफ इसका बी कहलाता है। यानी अब थोड़ा देखिए, कर्वनेस आने का मतलब ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां पर नहीं है। अच्छा, अब अगर यहां पर हम देखें तो जो ए पॉइंट हम यहां लिख दे रहे हैं, इसे याद रहेगा, ये जो ए पॉइंट है ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, यह है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है। मतलब यहां तक जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, प्रोपोर्शनलिटी यहां पे आके समाप्त हो रहा है। और बी पॉइंट ए से बी तक क्या है, कर्वनेस है। कर्वनेस है मतलब हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। लेकिन ए से बी तक भी अगर एक्सटर्नल फोर्स हटा लिया जाए उस मटेरियल पर, उस मैटर पर, तो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करने का प्रयास करता है और रिगेन कर भी लेता है। मतलब इलास्टिसिटी यहाँ तक है बॉडी में, इसका मतलब बी जो पॉइंट होता है, बी पॉइंट को इलास्टिक लिमिट कहा जाता है। इलास्टिक लिमिट मतलब बी पॉइंट तक इलास्टिसिटी है, उसमें कुछ जान बचा है जो कि अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो बी पॉइंट क्या है, इलास्टिक लिमिट है बी पॉइंट, बी पॉइंट इज इलास्टिक लिमिट। तो बी पॉइंट इज इलास्टिक लिमिट। अब खास बात क्या है कि जो इलास्टिक लिमिट होता है इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान देना, इट इज यील्ड, इलास्टिक लिमिट इज यील्ड पॉइंट, है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो एक ग्राफ बना दिया, वो बस कहता है कि बताओ ए पॉइंट क्या है, तो अब याद ही नहीं आ रहा ए पॉइंट क्या है। अरे देख रहे हो ओ से ए तक ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है प्यारा बच्चों, स्ट्रेट लाइन। एक सेकेंड, तो आइए बेटा देखिए, यहां पर हमने बताया कि यहां पर ओ से लेके ए तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यानी यहां पे ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ए पॉइंट इसका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है। ए से बी तक ये अपने एक्सटर्नल फोर्स हटा लेने पे टोटली अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर ले रहा है। मतलब ए से बी तक भी इसमें इलास्टिसिटी है, लेकिन बी पॉइंट पे आके इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बेटा टोटली खत्म हो जाती है, इसलिए बी पॉइंट को इलास्टिक लिमिट कहते हैं और इलास्टिक लिमिट को यील्ड पॉइंट भी कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से अगर बॉडी पे हम जो हमने बताया ना, जो वायर सस्पेंड हुआ है नीचे वेट लेटाएंगे और बढ़ाते जाओ तो उसमें क्या होगा, अब एक परमानेंट डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद से बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाता है। इसलिए आप देखिए ये ग्राफ कैसे आगे बढ़ रहा है। इसके बाद से जब ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ इस तरह से ऊपर इस तरह से हल्का सा जाता है। ये पॉइंट इसका बेटा सी पॉइंट है, ओके। सी पॉइंट इसका जो होता है ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। सी पॉइंट क्या है बेटा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। मतलब यहां पर भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ इसमें बचा हुआ है। और ए से बी तक इसका जो ग्राफ है प्यारे बच्चों, ए से बी तक, इसमें क्या है कि जब आप फोर्स लगा रहे हो तो एक परमानेंट डिफॉर्मेशन क्रिएट होता चला जा रहा है। मतलब ये इसमें आप प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी आ गई है, इलास्टिसिटी नहीं रह गई है, प्लास्टिसिटी। तो मान लो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे कि इसमें प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कहां से कहां तक है, तो आप बोलोगे बी से सी तक है। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कहां से कहां तक है, ओ से ए तक है। प्रोपोर्शनलिटी की पॉसिबिलिटी कहां से कहां तक है, तो ओ से ए तक है। ए क्या है इसमें,
प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, बी क्या है, इलास्टिक लिमिट है, यील्ड पॉइंट क्या है, बी है। फिर इसमें अगर क्वेश्चन पूछता है कि इस पूरे ग्राफ में बताओ कहाँ से कहाँ तक बॉडी जो है एक विस्कस लिक्विड की तरह फ्लो कर रहा है, विस्कस लिक्विड की तरह, तो कहाँ से कहाँ तक बेटा, बी से सी तक। इसके बाद से अगर आप फोर्स और बढ़ा देते हो तो वो क्या होगा, एक परमानेंट डिफॉर्मेशन क्रिएट होकर के फिर आप उसमें रोक नहीं सकते उस बॉडी को आगे बढ़ने से, फिर मैटर को, और फिर अंत में बॉडी क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। इसलिए ग्राफ इस तरह से आकर के अंत में यहाँ के डी पॉइंट आता है, और डी पॉइंट उसका क्या हो जाता है, ब्रेकिंग पॉइंट हो जाता है। कौन सा पॉइंट, ये बेटा ब्रेकिंग पॉइंट हो जाता है। तो इसलिए ये पूरा ग्राफ देखिए इंडिकेट कर रहा है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। यहाँ पे स्ट्रेस, जो स्ट्रेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, स्ट्रेन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए एनसीईआरटी में एक कॉन्सेप्ट दिया है कि जो मैटर होता है, जो बॉडी है, वायर है ना, रबर है, जो भी मैटर है वो अलग अलग मटेरियल का बना होता है। तो कुछ ऐसे बॉडी होते हैं जो मैटर होते हैं जो डक्टाइल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ब्रिटल होते हैं, है ना। जो ब्रिटल का मतलब जो कि भंगुर होते हैं, जो कि फट से टूट जाते हैं, और जो डक्टाइल होते हैं वो लचीलापन होता है। तो इसमें क्या है कि ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है और ये ब्रेकिंग पॉइंट है। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और ब्रेकिंग पॉइंट का सेपरेशन अगर कम है ना, ये सेपरेशन कम है, तो ऐसे कंडीशन में वो जो मैटर होता है वो ब्रिटल होता है ना, फट से टूट जाएगा, उस पास वो रुक नहीं पाएगा, उसको आप ब्रेक होने से रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अगर सी और डी के बीच का सेपरेशन अगर ज़्यादा है तो ऐसे में वो क्या होगा, डक्टाइल होगा। डक्टाइल होगा मतलब लचीला होगा, ये नहीं कि फट से टूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो एक होता है ब्रिटल, एक होता है डक्टाइल। इफ सेपरेशन बिटवीन अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड ब्रेकिंग पॉइंट इज स्मॉल देन दैट मैटर विल बी ब्रिटल, एंड इफ सेपरेशन बिटवीन सी एंड डी इज लार्ज दैट इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और ब्रेकिंग पॉइंट के बीच के सेपरेशन अगर ज़्यादा है ग्राफ में तो वह डक्टाइल होता है। ये पॉइंट एकदम इंडिकेट किया है एनसीईआरटी में, एग्जाम में आपके आ सकता है, ग्राफ में पूछ सकता है कि अगर सी और डी के बीच का सेपरेशन कम है तो बॉडी क्या है, ब्रिटल है, और सी और डी के बीच का सेपरेशन अगर ज़्यादा है तो बॉडी क्या है, डक्टाइल है। तो ये ग्राफ का लास्ट का कॉन्सेप्ट है। एक टर्म आता है बेटा पॉइसन्स रेशियो। जैसे कोई हमने बताया ना, कोई रॉड है, ऊपर रिजिड सपोर्ट है, नीचे फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स लगाने से इलांगेशन क्रिएट हो रहा है तो थोड़ा पतला हो जाता है। लेकिन अभी तक इसमें जो वाई वाला एरिया डिक्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट है उसको नेग्लेक्ट करके चल रहे थे। लेकिन अगर किसी वायर को आप खींच दो, थोड़ा पतला हो जाता है, तो एक स्ट्रेन इसमें क्रिएट हो रहा है लेंथ के अलांग, एक स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है लेंथ के परपेंडिकुलर एरिया में चेंजिंग। इसलिए इसमें दो प्रकार का स्ट्रेन क्रिएट होता है, और वो होता है एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एक होता है लैटरल स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसी को पॉइसन रेशियो सिग्मा कहते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसी का रेशियो सिग्मा होता है। सिग्मा यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। दो प्रकार के स्ट्रेन का ये क्या होता है, रेशियो होता है। ये तब काउंट करते हैं जब डायमीटर में चेंजिंग को हम इग्नोर ना कर पाएं, तब जाके पॉइसन रेशियो होगा। तो पॉइसन रेशियो का अगर डायमेंशन पूछा जाए तब क्या बोलोगे, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, क्योंकि दो स्ट्रेन का रेशियो होता है और इसको सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। 10 से 15 मिनट में इसका रिवीजन करके उसके बाद से 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करके इस टॉपिक को बढ़िया से क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इस समय एग्जाम धीरे धीरे आपके नज़दीक आ रहा है, आगे बढ़ते जाइए, टॉपिक पढ़ते जाइए, पूरा कोर्स पढ़िए। कभी भी किसी भी सब्जेक्ट का कोई पॉइंट आपको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं पूरा कोर्स तैयार करते हैं। ये नहीं कि हम ये पॉइंट बस तैयार कर लें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, कुछ सेक्टर ऐसे हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसका कि वेटेज ज़्यादा है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, लेकिन एग्जाम में कोई भी टॉपिक छोड़ता नहीं है। कुछ जगह से ज़्यादा आता है, कुछ जगह से कम आता है। उसी तरह से इलास्टिसिटी भी एक टॉपिक है, जिससे कि एग्जाम में कन्फर्म एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। आने के लिए तो 2-2 क्वेश्चन भी पूछता है, लेकिन एक क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में आता है। इसलिए कोई टॉपिक आप छोड़िएगा नहीं, मन को प्रसन्न रखिए, उत्साहित रहिए, टारगेट को देखिए और सही डायरेक्शन में चलिए, तरीके से पढ़ाई कीजिए। आप निश्चित है सफलता को प्राप्त करेंगे। जब आप सफल हो जाएंगे तो जितना मेहनत किए रहेंगे सब भूल जाएगा, कुछ टेंशन नहीं रहेगा। फिर उसके बाद से
लाइफ आपका जो होगा एकदम सिक्योर होगा, मस्त होकर के आप अपने लाइफ को बिंदास जिएंगे। लेकिन आज बेटा आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, जो कि ये क्विक रिवीजन इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बेटा आप लाइक का वीडियो तुरंत दबा दीजिए, लाइक का सारी बटन तुरंत दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो जो है वो लाइक हो जाए। अपने दोस्तों मित्रों में इसको खूब शेयर कर दीजिए। जो बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इतने इंपॉर्टेंट वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं आके ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो डीपीएससी क्लासेस का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें। उसके बाद से इसका लिंक उसको आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे भी दिया जाएगा। ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं, जिसमें अलग अलग टॉपिक पूरा वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा, कंप्लीट कोर्स में मिलेगा, अलग अलग टॉपिक में मिलेगा, एकदम मिनिमम प्राइस में है। उसका सब्सक्रिप्शन आपको लेकर के पढ़ना पड़ेगा, घर बैठ के भी आप पढ़ सकते हैं। और ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस में रेगुलर क्लासेस भी चल रही हैं, रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं, गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, और 11th-12th के कोर्सेज भी फिनिश हो चुके हैं फाउंडेशन के। इसमें एग्जामिनेशन बच्चों का चल रहा है। और फाउंडेशन क्लासेस जो हैं न्यू ईयर के नए सत्र के अप्रैल से स्टार्ट होने जा रही हैं, जिसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक वीडियो में बना करके आपको देंगे, जिससे कि जो बच्चे फाउंडेशन समय से पढ़ना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, वो 3 अप्रैल से क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि तेलेगंज वाले पे भी चलेगा और जॉर्ज टाउन वाले पे भी फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर किसी बच्चे को पढ़ना है तो दोनों जगह में कहीं भी जो उनके लिए नज़दीक हो, सुटेबल हो, उसमें पढ़ सकते हैं। जो हमारा एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में ऑलरेडी 11th के भी क्लासेस, 12th, IIT, नीट सबके वीडियोज़ आपको मिलेंगे, हर टॉपिक मिलेंगे। जो स्टूडेंट को जैसी आवश्यकता है उस हिसाब से सब्सक्रिप्शन लेकर के उसको पढ़ सकता है और अपना हेल्प भी कर सकता है। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।